हेलो गाइस। आज मैं आपको मुद्रण का प्रारंभ यानी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर समझाने जा रही हूँ। ये हिस्ट्री के आखिरी चैप्टर मुद्रण के नोट्स हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। लगभग 1549 ईस्वी में चीन ने स्याही से लगे कांच के ब्लॉक को रगड़कर किताबें छापने लगी। छपाई हाथों से होती थी। चीन में प्रिंट का उपयोग सिविल सेवा की परीक्षा पुस्तकें बनाने के लिए किया जाता था। व्यापारियों ने व्यापार की जानकारी एकत्रित की। महिलाओं ने कविता, नाटक प्रकाशित किए। विद्वान अधिकारियों की पत्नियों ने उनकी रचनाएं प्रकाशित की। जापान में प्रिंट किस प्रकार आई? बौद्ध मिशनरी लगभग 1768 से 1770 ईस्वी में आए। प्राचीनतम पुस्तक डायमंड सूत्र बौद्ध मिशनरी का पहला लेख था। इसके विषय महिलाओं पर किताबें, संगीत, गणना, चाय समारोह, फूलों की व्यवस्था, उचित शिष्टाचार, खाना पकाना एवं प्रसिद्ध स्थान। यूरोप में मुद्रण का प्रवेश एक महान खोजकर्ता मार्को पोलो के द्वारा किया गया। 1295 में चीन से इटली लौटे थे और वुड ब्लॉक प्रिंट की जानकारी दी थी उन्होंने। इसमें यह गतिविधि है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ग्रंथों के त्वरित और सस्ते उत्पादन की आवश्यकता। हस्तलिखित पांडुलिपियां महंगी थीं। पांडुलिपियां नाजुक थीं, संभालना मुश्किल होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में समस्या होती थी। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 के दशक में सिस्टान्सबर्ग, जर्मनी में पहली बार प्रिंट प्रेस विकसित किया। उनके पिता ने जुतेन के प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए मॉडल प्रदान किया। वर्णमाला के अक्षरों से युक्त धातु के साधे प्रयुक्त किए जाते थे। मुद्रण क्रांति किस प्रकार हुई? 1450 से 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के अधिकांश देशों में स्थापित की गई। पुस्तक उत्पादन में उछाल आया। 20 मिलियन मुद्रित पुस्तिकाओं ने यूरोपीय बाजार में बाढ़ ला दी। ये अगली गतिविधि है, आप चाहें तो कर सकते हैं। श्रोताओं से पाठक, जनता का अस्तित्व। जो श्रोता थे वो पढ़ने वाले बन गए। पढ़ना उच्च वर्ग तक ही सीमित था, मतलब जिनके पास पैसा था वही लोग पढ़ सकते थे। आम लोग मौखिक संस्कृति की दुनिया में रहते थे, मतलब जो लोग उच्च वर्ग के हैं वो पढ़ते थे और जो हम आम लोग थे वो सुनते थे। ज्ञान मौखिक रूप से हस्ताक्षरित था, मतलब जो ज्ञान था वो लोग बोलते थे, उसी से मिलता था। श्रोताओं और पाठक वर्ग में किस प्रकार एक दूसरे में घुल मिल गए। अब श्रोता और पाठक एक दूसरे में कैसे मिक्स हो गए? यूरोप में साक्षरता दर कम थी। प्रिंटिंग लोकप्रिय गाथा गीत और लोक कथाएं प्रकाशित करते थे। पुस्तकों को चित्रों के साथ चित्रित किया जाता था, फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छिपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रशासित हुई। धार्मिक बहस और प्रिंट का डर। धार्मिक बहस कुछ इस प्रकार थी। विचारों का व्यापक प्रचलन, मतलब जो विचार थे वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों में फैल रहे थे। बहस और चर्चा होने लगी। लोगों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया, मतलब जो लोग अगर जब पढ़ने लगे थे तो उनके अंदर नॉलेज आने लगी थी और वो गलत चीज़ों को समझने लगे थे। प्रिंट का डर। सम्राट, चर्च और लोग विद्रोही और अधार्मिक हो सकते थे, मतलब सम्राट को और चर्च के जो पुजारी थे उन लोगों को डर था कि कहीं लोग विद्रोही ना हो जाएं, अधार्मिक ना हो जाएं। मार्टिन लूथर और प्रिंट। 1517 धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने 1905 थीसिस लिखा, मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 1905 थीसिस था। बिटेनबर्ग ने एक चर्च के
दरवाजे पर चिपका दिया। इसे एक विटेनबर्ग में चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया गया। उनकी रचनाओं को तुरंत बड़ी संख्या में पुनः प्रकाशित किया गया और व्यापक रूप से पढ़ा गया। रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना की। अपने विचारों पर बहस करने के लिए चर्च को चुनौती दी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। चर्च के भीतर एक विभाजन का नेतृत्व और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत। न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की हफ्तों में 5000 प्रतियां बिकी और दूसरा संस्करण 3 महीने के भीतर छाप गया। इस गतिविधियों को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यूरोप में अध्ययन उन्माद। यूरोप में साक्षरता दर 60 से 80 हो गया। लोकप्रिय साहित्य के नए रूप छपे। पंचांग और अनुष्ठान कैलेंडर के साथ गाथा गीत, लोक कथाएं, मनोरंजन, वैज्ञानिक दर्शन आदि छपने लगे। बिक्री के लिए छोटी छोटी पुस्तकें लेकर पैडलर्स गांव में घूमते थे। इंग्लैंड पेनी चैपबुक को छोटे पैडलर्स बेचते थे। पैडलर्स मतलब जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं फेरी वाले, जिन्हें चैपमैन के नाम से जाना जाता था। चैपमैन मतलब पॉकेट डायरी, एक पैसे में बेचा जाता था। फ्रांस बिब्लियोथेक ब्लू के नाम से कम कीमत वाली छोटी किताब घटिया क्वालिटी के पेपर पर छपती थी, जो सस्ते नीले कवर में बंधी होती थी। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ताज़ा समाचार के साथ साथ मनोरंजन, युद्धों, व्यापार, विकास के बारे में जानकारियाँ। चर्च के निर्दिष्ट पुस्तकों में सूचकांक बनाकर रखना क्यों शुरू किया? लुई सेबेस्टियन मिर्सरे के प्रिंट के बारे में विचार। 18वीं शताब्दी के फ्रांस में एक उपन्यासकार, उनके अनुसार किताबें दुनिया को बदल सकती हैं। तर्क और बुद्धि शासन होगा। यह समाज में निरंकुशता और अत्याचार से मुक्त करेगा। फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण की भूमिका क्या थी? अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें मुद्रण की क्या भूमिका थी। छपाई के चलते चिंतकों ने पुरानी परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कमज़ोर किया। वाल्कोतेयर और रूसो जैसे लेखकों का व्यापक पाठक वर्ग था और उन्होंने पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया पर और नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कार्यों पर आम जनता के बीच बहस हुए और उन्होंने पुनः मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। 1780 के दशक तक राजशाही और उनकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाला साहित्य काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और व्यंग्य चित्रों से यह भाव उभरता है कि जनता को मुश्किल में फ्रांसी है और
जबकि रास्ता भी भोग विलास में डूबी है। इस गतिविधियों को आप कर सकते हैं। सॉरी फॉर any kind of mistakes because it is my first long video. Thank you and please subscribe my channel.